हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो चैम्प कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हमने ये पूरी कोशिश की है कि इस मोल और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों या जिस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हों उस तरह के मॉडल क्वेश्चंस को हमने चूज़ किया है फॉर द डिस्कशन हियर एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड द रिलेटेड पॉइंट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन और रिलेटेड टू क्वेश्चन। केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ जो जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें भी हैं वो भी हम यहाँ एक बार आपको बताएंगे। कुछ बातें पता होंगी तो कुछ बातें नहीं होंगी। जो पता हैं उस पर मुस्करा दें, हाँ मालूम है, और जो नहीं पता है उन्हें नोट कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट PCM। केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लिए हैं। पहला ही क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, अगर जो स्टूडेंट चाहें कि सर ये मैं क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करना चाहता हूं तो आप स्क्रीन पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर पे आ जाओ, फिर स्क्रीन को रिज्यूम करो और फिर अपना आंसर चेक करना। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं एक बार देख लूँ सर कैसे बता रहे हैं पूरी बात, उसके बाद में ये क्वेश्चन खुद एक बार सॉल्व कर लूँगा रफ कॉपी में, तो वो भी कर सकते हो। इट इज़ ऑल राइट, यू कैन डू इट द वे यू वांट टू यूज़ दीज क्वेश्चंस, यूज़ दीज लेक्चर्स, अपने तरीके से यूज़ करें, बस फ़ायदा होना चाहिए, वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो चलो बात करेंगे कैलकुलेट द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। अलग अलग पूछ रहे हैं टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल हैविंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स पर लीटर है। और आपको पता है कि जो हार्डनेस होती है वो ppm में मेजर करती है। ppm में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। कौन कौन है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, यस इट कॉजेज हार्डनेस। मैग्नीशियम क्लोराइड, यस इट कॉजेज हार्डनेस। सोडियम क्लोराइड, नो, सोडियम क्लोराइड हार्डनेस कॉज नहीं करता। पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कौन हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यस इट कॉजेज हार्डनेस। कैल्शियम सल्फेट, यस इट कॉजेज हार्डनेस। इसमें से ये परमानेंट हो गया, ये परमानेंट हो गया, और बाकी के दोनों जो हैं ये टेम्पोरेरी हार्डनेस कॉज करेंगे। हमसे दोनों अलग अलग पूछा है। तो परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस मैंने बताया भी था आपको जब हमने थ्योरी ब्रशअप किया था कि हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर लो इन अ मिलियन ग्राम सैंपल ऑफ वाटर, और उसको बराबर कर दो इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वहाँ से जो मास ऑफ CaCO3 आएगा दैट इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ गिवन सैंपल ऑफ वाटर। तो अगर ध्यान से देखें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस, तो टेम्पररी हार्डनेस में 162 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम अपॉन, अगर आप ध्यान से देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास जो होता है वो 162 ही होता है। ऐड कर लेंगे, कैल्शियम इज 40, बाइकार्बोनेट जो है वो 61 है, तो 122 प्लस 40 162 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन 1 लीटर। ये 1 लीटर में है। ऐसे ही वी हैव टू ऐड अनदर टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, कौन? 73 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा 122 प्लस 24, तो कितना हो गया? 146 146 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। ये है हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। कौन सी? टेम्पररी हार्डनेस इंटू ये पर लीटर है। पर लीटर का मतलब 1000 ml, हमें तो 1 मिलियन ग्राम में चाहिए। डेंसिटी कुछ ना पहुंची जाए वाटर की तो 1 ग्राम पर ml लेते हैं। इसका मतलब 1000 ग्राम में इतना है, तो 1 मिलियन ग्राम में कितना हुआ? 1 मिलियन मतलब 10⁻6 अपॉन 10⁻3। सो दिस शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ CaCO3 अपॉन 100 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। 2 से पूरी इक्वेशन में ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10⁻3 बचा, 10⁻3 से ये 10⁻3 भी हट गया। तो यहाँ से मास ऑफ CaCO3 जब कैलकुलेट करोगे तो 100 का फैक्टर यहाँ आ गया, और साथ में ये 1 प्लस कितना? 0.5 1.5 150 ppm। ये है टेम्पोरेरी हार्डनेस। ये है टेम्पररी हार्डनेस। ऐसी परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। तो वापस से वही mass of calcium carbonate equivalent to these permanent hardness causing substance upon 100 into 2
will be equal to what? In 1 million gram of the water. तो मैग्नीशियम क्लोराइड 95 ppm मिलीग्राम 10 to the power minus 3 upon 95 इसका मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 136 अपॉन 136 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, बट ये 1 लीटर में है तो 10 की पावर 6 में कितना होगा? वापस से वही फैक्टर, ये 10 की पावर 3 बचा और ये 10 की पावर 3 यहाँ रह गया था, ये भी कैंसिल आउट हुआ। 95 से 95 ये कैंसिल आउट, 136 से 136, मास ऑफ CaCO3 अब कितना आया? 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 200 ppm। ये है परमानेंट हार्डनेस, तो टेम्पररी इज 150, परमानेंट इज 200, विच आंसर? सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जेई मेन के लिए बड़ा एप्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई मेन। हार्डनेस पर तो कुछ खास ही थोड़ा सा इनका फोकस रहता है, जेई मेन वालों का भी और जेई एडवांस्ड वालों का भी। हालांकि ये क्वेश्चन क्वाइट सुटेबल क्वेश्चन है फॉर जेई मेन। नोट भी करते जाएंगे आप, हालांकि हम PDF प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को, बट स्टिल यू कंटिन्यू टू नोट डाउन। देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सेकेंडरी टाइट्रेंट। आहा, बड़ा इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल्स लैब में किए होते हैं अपने स्कूल टाइम में, लेबोरेटरी में जब उनका वाइवा होता है तो अक्सर पूछा जाता है टाइट्रेशंस वाले प्रैक्टिकल्स में कि कौन प्राइमरी टाइट्रेंट है, कौन सेकेंडरी टाइट्रेंट। KMnO4 इज ए वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टाइट्रेंट। तो ये चारों एग्जाम्पल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये क्वेश्चन मैंने ना बनाया, मैंने आपके लैब मैनुअल को पढ़ के उनमें से एग्जाम्पल ढूंढे हैं। मैंने आपका जो लैब मैनुअल है उसमें से एग्जाम्पल ढूंढे हैं, वहाँ पे आपके लैब मैनुअल में लिखे हुए हैं। CBSE के लैब मैनुअल जो होता है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट एंड पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट, ये सब प्राइमरी टाइट्रेंट हैं। एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट का जो एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो ये KMnO4 एक सेकेंडरी टाइट्रेंट है, डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते फॉर टाइट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी टाइट्रेंट। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो जो बच्चे मान लो कॉम्पिटिशन के नहीं हैं और बाहर कहीं पढ़ रहे हों, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हों, तो अगर टाइट्रेंट के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ, हमारे यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी, वहाँ पर मेरे वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एक टाइटल मिल जाएगा आपको, टाइप करोगे जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट, आपको डिटेल में मिल जाएगा कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैम। सो आंसर इज डी। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, डायरेक्टली फ्रॉम लैब मैनुअल। Another question. A sample of the pure KHC2O4.H2C2O4.2H2O requires 30 mole of NaOH for titration. ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान दो जरा, जब NaOH से रिएक्शन करवाओगे KHC2O4.H2C2O4.2H2O, अब जब आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो NaOH तो कौन है? बेस है। और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है कितने? 1 2 और 1 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? 3 हो गया। और NaOH का वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही होता है। तो जहाँ जहाँ NaOH है, जहाँ जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सब उड़ जाएगा। तो फिर इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने? मान लो इसके मोल्स अगर x हैं तो x इंटू वैलेंसी फैक्टर 3 इज इक्वल टू NaOH के मोल्स क्वेश्चन में दिए हैं 30 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1, तो x की वैल्यू 10 मोल। अब क्वेश्चन कुछ दूसरी बात कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द KMnO4 विल सेम सैंपल रिएक्ट विद इन एसिडिक मीडियम। यही सब्सटेंस जो 10 मोल है, इसकी रिएक्शन अगर KMnO4 से कराते तो KMnO4 एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा। NaOH ने एसिड बेस रिएक्शन की है, एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक करेगा। अब ये KMnO4 तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस विल अटैक कार्बन, और कार्बन इज प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पहुंचाएगा इसको CO2 में, और खुद एसिडिक मीडियम में Mn आ जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 इज वेरी फेमस, कितना? 5 होता है एसिडिक मीडियम में। ध्यान दो, ये वाली रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है और ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ रेडॉक्स टाइट्रेशन है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। कितने मोल्स थे? 10 मोल।
इनटू बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना। सेकंड रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कार्बन +3 से +4 में गया, कार्बन +3 से +4 में गया है, पर कार्बन 1 का चेंज है। और कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 4 कार्बन हैं। पर कार्बन 1 का चेंज, टोटल 4 कार्बन है, तो टोटल चेंज 4 का हो गया, तो वैलेंसी फैक्टर इज 4। तो वैलेंसी फैक्टर इज 4, तो 10 इंटू वैलेंसी फैक्टर 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो मोल्स मान लो KMnO4 के y हैं, इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, 10 चौक 40, y इज इक्वल टू 40/5, 8 मोल। दैट्स इट, योर आंसर इज 8। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8। तो इस क्वेश्चन में ये कंपाउंड एक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है व्हेन ट्रीटेड विद NaOH, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी वर्क करता है व्हेन ट्रीटेड विद KMnO4। और ये तो बच्चों को पता भी होगा, ऑक्सैलिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टिमेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सेकेंडरी टाइटेंट है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए या तो ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं या मोहर सॉल्ट यूज़ करते हैं। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, मोहर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कमिंग टू द नेक्स्ट बच्चों, बड़ा बेसिक सा सवाल, बहुत ही फंडामेंटल इजी। तो सर इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? क्यों ना कराएं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम तो वैसे कराएंगे। जेईई मेन में 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 करने होते हैं आपको। उसमें से 30 क्वेश्चन में से यूँ मान लो कि 20 क्वेश्चन तो एकदम आसान होते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन थोड़े ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा थॉट लगाना पड़ता है, और 1-2 क्वेश्चन में वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ पूछते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब यह है किसी बच्चे को 5000 अंदर रैंक लानी हो, 2000, 3000, 4000 तक रैंक लानी हो, तो एवरेज पढ़ाई से भी आ जाती है। एवरेज मतलब बस अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलें और कर लें। हाँ, जोर आता है 1000 के अंदर रैंक लाओ, 500 के अंदर रैंक लाओ, 100 के अंदर रैंक लाओ, तो जोर आता है तो वो तो आएगा ही। फिर तो आपको कंपटीशन बिल्कुल कट थ्रोट हो जाता है, तो फिर तो आपको दूसरों को काट करके आगे बढ़ना है। तो फिर आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना 5-7 हज़ार रैंक लाना कोई जेईई मेन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे अगर थोड़ा केयरफुली, सिस्टमेटिकली एंड एक शेड्यूल बना करके पढ़ें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या क्वेश्चन है ज़रा देखना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स? इंडिपेंडेंट टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड ना करें। डेंसिटी नहीं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, हमें पता है कि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो नहीं, ये नहीं। नॉर्मेलिटी में भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऊपर आता है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नहीं, ये भी नहीं। परसेंटेज W/V, नहीं, W/V में वॉल्यूम नीचे आ गया, नहीं, ये भी नहीं। मोलैरिटी, इसमें भी वॉल्यूम नीचे आता है, ये भी नहीं। मास, यस एक आंसर। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं। मोलैलिटी, यस, मोलैलिटी में ऊपर मोल्स होते हैं, नीचे मास होता है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। वेपर डेंसिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। प्रोवाइडेड द गैस इज आइडियल, और कुछ ना कहा जाए तो वी ट्रीट द गैस टू बी आइडियल। 1, 2, 3, 4, आंसर इज 4। दैट्स इट। जो टिक मार दिए वो हमने बता दिए। वेपर डेंसिटी क्या होती है ये बातें समझते हैं। नोट भी करते चलेंगे, टिक भी मारते चलेंगे, खुद भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। And thereafter another question, ध्यान से देखो क्या है। A solution of glucose in water is labeled as 10% W/V। ठीक है। If the density of the solution is 1.2 gram per ml, then if the molarity of the solution is X, then 3X is। रेगुलर क्वेश्चन है। A solution of glucose in water is labeled as 10%, तो 10% W/W ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो ना, आप 3 साल को निकाल लो, इतने सारे 2019, 2020, 2021 के पेपर निकाल लो, इस तरह क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे इतने क्वेश्चंस में आपको। सच ए कॉमन क्वेश्चंस आर सो इम्पॉर्टेंट। तो डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन अगर x है तो मोलैरिटी मान लो VmL सॉल्यूशन है, एज्यूम से मतलब मान लिया, तो फिर मोलैरिटी क्या हो गई? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स।
अगर V ml सॉल्यूशन है और डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.2 है तो बताओ ये किसका मास आ गया, ये किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में 10% ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो 10% का मतलब 10/100, ये आ गया मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास मतलब 180 से डिवाइड कर दिया, 180 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, तो इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है। तो 180 से डिवाइड किया, ये बन गए मोल अपॉन मोलरिटी क्या होती है, नीचे वॉल्यूम लेना है पूरे सॉल्यूशन का और वो भी लीटर में, तो V ml माना था हमने, 1000 से डिवाइड करना भूलना मत। अब बनाइए लीटर, V से ये V पूरा कैंसिल आउट हो गया, ज़रा देखना ये 0.1 हो गया, 0.12, 1000 ऊपर गया तो 120, 12/18 हो गया, तो 6 दूनी 12, 2/3 बस यही आंसर है। नहीं आंसर तो ये 3x पूछ रहे हैं, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो फिर 3x कितना हो गया, 3 × 2/3, आंसर इज 2। सिंगल डिजिट में कई बार क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके आते हैं, तो आंसर इज 2, तो 2 शुड बी द आंसर। 2 आपको आंसर रिपोर्ट करना होगा, तो क्या आंसर रिपोर्ट करोगे 2, क्योंकि हमें 3x की वैल्यू पूछी हुई है। ये कैसे किया है, एक बार जो मैंने बोला है उसे समझ के एक बार अप्लाई करें, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलों को, मोल कॉन्सेप्ट में अगर फॉर्मूले आप बहुत रटोगे ना तो कुछ क्वेश्चन तो कर पाओगे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लॉजिक नहीं लगाओगे, लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखोगे तो वो क्वेश्चन में अटकोगे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई करें, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डिफरेंट फॉर्म में आ जाए तो भी हम सॉल्व कर पाएँ। नोट भी करते चलें अगर नोट कर रहे हैं बच्चे साथ के साथ। Now coming to the next question, देखो एक और सवाल, the number of moles of Cr2O72 minus needed to oxidize 0.136 equivalent of N2H5 plus through the reaction। देखो रिएक्शन भी दी है, अब अगर ध्यान से देखो आप तो N2H5 प्लस एंड Cr2O7 2 माइनस, रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस एंड H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं है, जब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करते हैं। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +6 में था, माइनस ये चला गया 0 में और ये +3 में। तो जरा वैलेंसी फैक्टर देखें, -2 से 0 में गया है, पर नाइट्रोजन 2 का चेंज है और 2 नाइट्रोजन छुपे बैठे हैं, तो वैलेंसी फैक्टर 4 हो गया। क्रोमियम +6 से +3 में गया तो पर क्रोमियम 3 का चेंज है और 2 क्रोमियम है, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ आ गया 6। अच्छा ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द Cr2O7 मान लो x मोल है, इंटू वैलेंसी फैक्टर 6, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए। इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज 0.136 इक्विवेलेंट्स ऑफ, तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट दिए हैं 0.136 इक्विवेलेंट्स ऑफ N2O5, बस यही है, अब तो और क्या, यही इक्विवेलेंट्स हैं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। वंस यू सॉल्व दिस वैल्यू तो 6 0 6 दूनी 12, 13 1 16, 6 दूनी 12 और 4 0 6 6 36 समथिंग 0.0226, कौन सा 0.022, हाँ ये रहा ना आंसर, ए इज द राइट आंसर, आंसर इज ए। डायरेक्टली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कई बार बच्चे पूछते हैं जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बढ़िया लेवल पे होती है, तो कई बार पूछते सर ये बहुत आसान सवाल है, ये आएगा क्या, ऐसे ही आएंगे, इसी टाइप का आएगा, यही क्या पता आ जाए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे। जेईई मेन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता। किसी बच्चे ने बोर्ड की बढ़िया से तैयारी की है, 95% लाने की उसकी ताकत है, और थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एज मिल जाए, एक्स्ट्रा एज मतलब इस तरह के एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने को मिल जाएं, तो बस फिर कौन रोकेगा उसको। ही विल बी थ्रू और शी विल बी थ्रू इन द एग्जाम टू गेट गुड कॉलेज, गुड NIT थ्रू जेईई मेन। अच्छा नेक्स्ट, एन अननोन ऑक्साइड ऑफ द मैंगनीज इज रिएक्टेड, हाँ ये अच्छा सवाल है। An unknown oxide of the manganese is reacted with carbon to form manganese metal, तो मैंगनीज का कोई ऑक्साइड है, इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है
MnXOY कार्बन से रिएक्शन कराया तो मैंगनीज मेटल मिला प्लस CO2 मिला। अच्छा, CO2 13.2 ग्राम मिला और 31.6 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड यूज किया। तो बताओ सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है ऑक्साइड का? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं वैलेंसीज, तो एक तरीके से O की वैलेंसी 2 हो गई तो X की वैल्यू 2 हो गई, तो Y की, चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तो 31.6 ग्राम, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैंगनीज E ऑफ Mn प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्साइड्स में? 8 होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स इज 8 एंड ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बन CO2। कार्बन 0 से पहुंचा है +4 में, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? वैलेंसी फैक्टर हो गया 4, तो 13.2 ग्राम अपॉन मोलर मास 44 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 4, तो ये 11 और ये भी कैंसिल हो रही है 1.2। तो एक तरीके से इक्विवेलेंट मास 1.2 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो एक तरीके से इक्विवेलेंट मास ऑफ मैंगनीज प्लस 8 की वैल्यू आ जाएगी 31.6 अपॉन 1.2। 2 छंग 12, 2 पंज 10 और 2 158 और 2 3 और 2 7 14 15 1 2 8 16 78/3। इसमें से अगर 8 घटा दें तो E मैंगनीज का इक्विवेलेंट मास आ गया 78/3 माइनस 8 24 घटा दो, थोड़ा सा एक बार 31.6 ग्राम है ना, हाँ, तो 1.2 से डिवाइड करो 31.6 को, तो 6 और ये हो गया 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, और 2 3 दूनी 6 और 2 7 14 15 2 9 18 9 79, हाँ 79/3, तो आती है 24 घटाओगे तो 55/3 हो गया। और इक्विवेलेंट मास ऑफ द मैंगनीज क्या होता है? एटॉमिक मास 55 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। साफ दिखता है कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ मैंगनीज निकल के 3 आ गया। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ मैंगनीज अगर 3 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर 2 है, मैंगनीज का 3 है, तो सिंपलेस्ट फार्मूला बन जाना चाहिए Mn2O3। तो एक तरीके से ये फार्मूला हो गया, मैंगनीज की वैलेंसी 3 हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैलेंसीज। क्लियर? अंडरस्टूड द पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट। क्लियर? तो कौन सा आंसर होना चाहिए? सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा दो, गुड टू रिवाइज। हालांकि स्टूडेंट कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को नोट भी करेंगे। ये अच्छा सवाल है, अच्छा लेवल माना जाएगा इस क्वेश्चन को जेईई मेन के व्यू पॉइंट से। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर के चेंजेस हों रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में। तो नॉन रेडॉक्स कह रहे हैं यहाँ, तो ना देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 पहुँच गया, तो ये तो रेडॉक्स हो गया। तो नॉन रेडॉक्स बताना है, तो ये तो नहीं हुआ। KCl प्लस NaNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस NaCl बन गया। तो KCl और NaNO3 हालांकि अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई रिएक्शन नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। इसको अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल, करेक्शन कर लो, क्योंकि KCl और NaNO3 रिएक्शन ही नहीं करते। KNO3 और NaCl तो खुद टूटे पड़े हैं आयनों में, तो दिस इज नॉट अ रिएक्शन। तो मैं सिल्वर ले लेता हूँ AgNO3 इसकी जगह पर, तो फिर यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और AgCl का PPT बन जाएगा। बस यही आंसर है। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि KCl खुद टूटा पड़ा है, AgNO3 खुद टूटा पड़ा है, KNO3 बनेगा तो वो भी टूटा पड़ा है, NaCl भी टूटा पड़ा है, तो कोई नेट रिएक्शन ही नहीं है। रिएक्शन तो मेनली 4 टाइप की होती हैं, कोई तो फिट बैठे उसमें, रेडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं कर रही।
अब कम से कम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। हाँ, इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं है। अगर मान लो मैं करेक्शन ना भी करवाता और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तब क्या करते, छोड़ के आ जाते क्या, ये क्वेश्चन सही सा ना लग रहा, ना साफ दिख रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं है सेकंड वाले में, बी ऑप्शन में, तो बस यही आपका आंसर हो जाता। ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आयरन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में आ गया, नहीं ये भी नहीं हो सकता सिल्वर 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, तो नॉन रेडॉक्स का मतलब आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन। एक और बैलेंसिंग का सवाल, मतलब एक और क्या, बैलेंसिंग का तो पहले ही सवाल आया। बैलेंसिंग पर जेई एडवांस्ड कभी कभी सरप्राइज कर देता है और क्वेश्चन पूछ लेता है और आसानी पूछ लेता है, और जेई मेन तो बैलेंसिंग पे अक्सर पूछता है सवाल। और बैलेंसिंग के तरीके बड़े बड़े घिसे पिटे से होते हैं। बच्चा शुरुआत में जब तैयारी करनी शुरू करता है, जेई की तैयारी कर रहा है या मान लो बोर्ड में भी पढ़ रहा है और बैलेंसिंग सीखता है, तो बैलेंसिंग वो पक्का हो जाता है, पारंगत हो जाता है। देखें कितने पारंगत हो गए हो। आयरन की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हैं तो FeNO3 ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O, ये कोई रिएक्शन है। जरा देखना, आयरन चला गया 0 से +2 में, नाइट्रोजन +5 में था, नाइट्रोजन +5 में है, और अगर ध्यान से देखो तो ये अमोनियम नाइट्रेट है। इसे यूँ भी लिख सकता हूँ मैं, अमोनियम आयन अलग और नाइट्रेट आयन अलग। नाइट्रेट तो ज्यों का त्यों है, वो तो कोई चेंज हो नहीं रहा, बट अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3 में है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। इस नाइट्रेट में कोई चीज़ नहीं है, हमें तो जहाँ चेंजेस हुए हैं वो देखना है। आयरन के रेस्पेक्ट में कितना चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2, तो 2 का चेंज है, लिख लो यहाँ पर। और HNO3 से हम नाइट्रेट आयन पर पहुँचे हैं इफेक्टिवली, तो नाइट्रेट आयन में कितने का चेंज, +5 से -3, तो 8 का चेंज, ये 8 का चेंज हुआ। तो 2 और 8 का चेंज तो मतलब 1:4, सिंप्लीफाइड रेशियो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आयरन को, 1 से मल्टीप्लाई कर दो HNO3 को, तो सिचुएशन बनेगी ऐसी 4Fe + HNO3, ये है नेट रिएक्शन, और 4 आयरन है, आयरन केवल यहीं जा रहा है, तो 4FeNO3 ट्वाइस लाना ही पड़ेगा, प्लस एक नाइट्रेट है तो नाइट्रेट यहाँ लेना ही पड़ेगा, NH4NO3। रिडॉक्स पार्ट तो रेडी है, बट नाइट्रेट को बैलेंस करो तो 2 4 दूनी 8 और 2 नाइट्रोजन और हैं, 8 और 2 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब बारी ऑक्सीजन की, 10 या 30, 6 चौक 24 और 3 27, 27 3 कम है तो 3 H2O। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस, 6 और 4 10, यहाँ भी 10, दैट्स इट। अब क्या पूछा सवाल ने कि बताओ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द HNO3 10, फेरस नाइट्रेट 4 एंड अमोनियम नाइट्रेट 1, 10:4:1, विच ऑप्शन 10:4:1? हाँ ये रहा, डी इज द राइट आंसर, तो आंसर इज डी। बैलेंसिंग का अच्छा सवाल, नाइट्रोजन का तालमेल बैठाना पड़ेगा इसमें, तो इस तरीके से यू कुड डू दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाँ देखो इस सवाल को आप करो, मैं पानी पीऊँ जरा थोड़ा सा। हाँ भाई, एक और सवाल है, देखो यहाँ, अ पर्सन नीड्स एन एवरेज ऑफ 2 मिलीग्राम ऑफ द रिबोफ्लेविन विटामिन B2 पर डे, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द बटर शुड बी टेकन, मतलब बटर से मिलेगा क्या? खाओ पाव भाजी, फिर पाव भाजी में जब पाव सेकते हैं बटर में, या जयपुर में आप किसी भी
बहुत सारा मतलब स्ट्रीट फूड इज़ क्वाइट, आजकल स्ट्रीट फूड का फैशन खूब है, जयपुर में भी खूब है, और पाव भाजी तो कुछ ज़्यादा ही चलती है यहाँ पे। और कई बार वो आधा किलो की टिक्की है जो होती है ना बटर की, अमूल वाली, भर भर के डालते हैं भाई साहब। और वो जो भाजी होती है वो भी ज़बरदस्त बटर में चलती है, और पाव भी फिर बटर में सिकते हैं। बटर ही बटर है, रिबोफ्लोविन और रिबोफ्लोविन है, B2 लो। मुझे वैसे अभी मालूम पड़ा है कि बटर के अंदर रिबोफ्लेविन होता है, मुझे ना पता होता होगा जब भी तो क्वेश्चन लिया है। ऐसा तो है नहीं कि विटामिन सी होता और विटामिन B2 बोल दिया हो, बट लिमिट में खाओ बटर। बटर में और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैचुरेटेड फैट होता है। खैर छोड़ो, तो पर डे 2 मिलीग्राम की जरूरत है एक पर्सन को, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द बटर शुड बी टेकन बाय द पर्सन, मान लो 1 ग्राम बटर लेना है पर डे। इफ इट इज द ओनली सोर्स ऑफ रिबोफ्लेविन, बटर कंटेन्स 5.5 माइक्रोग्राम ऑफ द रिबोफ्लेविन पर ग्राम। तो इसका मतलब पर ग्राम ऑफ द बटर इतना, 1 ग्राम में 5.5 मिलीग्राम, तो 5.5 मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम, 10⁻⁻⁶ इतना बटर खाना चाहिए। इतना बटर खाओगे तो मिलेगा आपको 1 ग्राम बटर खाया और इतना रिबोफ्लेविन आया, और वो चाहिए 2 मिलीग्राम। आसान ही है क्वेश्चन तो, 10⁻³ ग्राम। ये हुआ, करियो सॉल्व। x की वैल्यू 10⁻³ 10⁻⁶ से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1000 का फैक्टर आ गया, इंटू 2 है ही, अपॉन 5.5, तो 2000 अपॉन 5.5, 1.1 400, 11 या 33 6 11 300 कुछ, अरे यही आंसर आ गया, 363.6 ग्राम। दैट्स इट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन, बस लॉजिकली यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, अ क्वांटिटी ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन। हाँ, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इसमें एम्पिरिकल फार्मूला या मान लो परसेंटेज पूछते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में इस तरह क्वेश्चंस पूछे आते हैं। A quantity of 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। कोई कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसका कंबस्शन कराया आपने, तो क्या मिला, CO2 प्लस H2O मिल गया, ठीक है। कंबस्शन यील्डेड 0.2 मिलीग्राम है, 0.2 ग्राम, ठीक। 0.147 ग्राम ऑफ CO2, तो अगर 44 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया मोल ऑफ CO2। वाटर का मास मिला है 0.12 ग्राम, 18 से डिवाइड कर दो तो इतने मोल बन गए। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इट। एक काम करो, कार्बन तो सारा सारा उठ के यहाँ से CO2 में आया है और हाइड्रोजन भी H2O में गया है, तो यहाँ से कार्बन का मास निकाल लो, यहाँ से हाइड्रोजन का मास निकाल लो। ये प्योरली कार्बन और हाइड्रोजन के मास आए तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही है ना, 0.2 ग्राम में से घटा दोगे तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा जो विच वॉज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास ऑफ कार्बन कितना हुआ, इज इक्वल टू 0.147 अपॉन 44, ये मोल्स हो गए। एक में से एक, सर ये क्या कह रहा हो, एक में से एक मतलब एक CO2 में एक कार्बन छुपा हुआ है, इंटू 12 ग्राम, इतना मास आया। तो 12, जरा देखना, 4 या 12, 4 11 44, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14 और 3 और 1 4 अपॉन 11 चौक 44.04 ग्राम। मैं तो ऐसे ही गुणा भाग करता हूँ, हिंदी मीडियम का हूँ ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 चौक 16, 4 चौक 4 संग 24, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। ये तो आप समझते हो ना, मैं हिंदी में कर लेता हूँ। गुणा भाग सबकी अपनी अपनी, तुम अपनी करो। 0.04 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। जरा यहाँ देखना, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0.12 अपॉन 18, ये मोल्स हैं H2O के। 1 मोल H2O में 2 मोल H छुपा हुआ है और मोलर मास, एटॉमिक मास 1 होता है, इतने ग्राम। तो 2 9 18 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 0.04,
तो 0.013, बस इतना ये लो, 0.013 ग्राम। तो इसका मतलब 0.04, 0.013, 0.05, इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 0.2 ग्राम। उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन का मास घटा दो, कार्बन का 0.04 माइनस 0.013, तो 0.20 मान लो, ऐसे लिख लिया, माइनस 0.053, यही हुआ। 200 में से 53 गया तो 147, तो 0.147 ग्राम, इतना मास है ऑक्सीजन का। तो फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो गई? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इज इक्वल टू 0.147 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द सैंपल इनिशियली टेकन 0.2 इंटू 100। आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 114.7, 147 अपॉन 2, 2 सत्ते 14, लगभग ये आ गया 73.5 ग्राम अप्रॉक्सीमेट। तो ए इज द राइट आंसर। नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई इसे डिफिकल्ट ना माने, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉन्सेप्चुअली तो ठीक होते हैं, गुणा भाग बिल्कुल ना होती है। मैंने भी तो आपके सामने की है ना गुणा भाग, तो प्रैक्टिस में लगे रहोगे तो गुणा भाग भी अच्छी होगी, तो एक्यूरेट भी होना ज़रूरी है। कैलकुलेशंस में बच्चों को फास्ट भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए। फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं, फास्ट एंड एक्यूरेट। फ्यूरियस है काम यहाँ पर, प्यार से रहो, प्यार दो प्यार लो, ठीक है ना, वो वाला प्यार नहीं। आगे बढ़ेंगे, उसका भी टाइम आएगा, वो देखेंगे बाद में यार। अभी पहले पढ़ लें, IITian बन जाएं, पहले अच्छा इंजीनियर बन जाएं, कमाना उमाने लायक हो जाएं, है ना। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ए सैंपल ऑफ द ओलियम लेवल्ड एज 104.5% ओलियम। ओलियम समझते हो आप? ओलियम इज अ सॉल्यूशन इन विच SO3 गैस इज डिजॉल्व्ड इन, या SO3 इज डिजॉल्व्ड इन H2SO4। प्योर H2SO4 में SO3 को डिजॉल्व कर देते हैं तो ओलियम बनता है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट भी है। ओलियम जो होता है उसमें SO3 डिजॉल्व्ड इन प्योर H2SO4, ये होता है ओलियम। और H2SO4 प्लस SO3, इसका मिक्सचर ओलियम कहलाता है। नहीं, जरूरी नहीं है 1:1 रेशियो में हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बस इनका मिक्सचर 1:1 बन जाए तो उसे बोलते हैं H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, बट दैट इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओलियम। तो H2S2O7, कई बार बच्चे सोचते हैं बस यही ओलियम है, ना ना, दिस इज वन टाइप ऑफ ओलियम, वन टाइप ऑफ ओलियम जिसके अंदर 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। बट जरूरी नहीं है हर ओलियम यही हो। अच्छा, ओलियम की रेटिंग हमेशा 100 पे दी जाती है, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 पे दी जाएगी। तो 100 ग्राम अगर सैंपल लें तो 104% अगर ओलियम है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से 100 ग्राम घटा दो, 4.5 ग्राम 4.5 ग्राम अगर वाटर मिलाएं हम इस सैंपल में तो SO3 विल कन्वर्ट इनटू H2SO4, ये मतलब है। तो 104.5% ओलियम मीन्स इफ 100 घटा दो इसमें से 4.5 ग्राम और वाटर इज एडेड into 100 gram of this oleum sample, pure H2SO4 obtained is 104.5 ग्राम। ये मतलब होता है पूरा का पूरा SO3 कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, एंड प्योर H2SO4 obtained will be 104। ये है डेफिनेशन। अगेन बच्चों, किसी ने ओलियम नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम ओलियम की बात करते हैं। तो
डेफिनेशन ऑफ ओलियम में 104% ओलियम का मतलब ये है कि 4.5 ग्राम ऑफ वाटर मिलाओगे तो एंटायर SO3 विल कन्वर्ट इनटू H2SO4 एंड द प्योर H2SO4 ऑब्टेन्ड विल बी 104.5 ग्राम। तो मतलब क्या हुआ, SO3 प्लस H2O अगर मिलाओगे तो H2SO4 मिलेगा 4.5 ग्राम, मतलब 18.25 मोल। और इस 0.25 मोल वाटर मिलाने से SO3 पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट हुआ है, तो ये भी कितना हुआ 0.25 मोल। तो फिर मास कितना हुआ 0.25 इंटू 80 मोलर मास है 20 ग्राम। अब मालूम पड़ गया कि जो फ्री SO3 है ये फ्री SO3 है, ये H2SO4 भी तो SO3 छुपा बैठा उसमें, SO3 प्लस वाटर, उसे कंबाइंड SO3, H2SO4 को कई बार कंबाइंड SO3 बोलते हैं, और SO3 जो फ्री वाला है वो ये है। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 बाई मास। यही तो पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 बाई मास, बाई मास ही बताते हैं। तो मास ऑफ SO3 इन इट कितना 20 ग्राम, सैंपल का मास इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100 20%, आंसर इज 20%। वैसे अगर किसी बच्चे ने पहली बार ओलियम का नाम सुना है और वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, पहली बार सुना है, नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं 5-6 मिनट मान लो ओलियम पर दे दूँ और बच्चे समझ जाएं, तो फिर मैंने जो आधे घंटे का लेक्चर या 15-20-25 मिनट हम समझाते हैं ओलियम को, उसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं, यूटिलिटी बताते हैं, उसका क्या फिर। तो ऐसे में कोई बच्चा नहीं, डू नॉट लूज द होप, ऐसा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है यार। आप तो यहाँ पढ़ा, नहीं आया समझ में, गो टू द मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर ओलियम टाइप करो, यू विल गेट द हाफ एन आवर और 20-25 मिनट्स lecture, understand it, make the short notes of it, and then come back to the question again, do it, feel confident. So this is how you understand. अच्छा सवाल, इजी क्वेश्चन, इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो सर इतना बड़ा सा लिख दिया आपने, अबे वो समझाने के लिए पागल, वो समझाने के लिए है, वरना तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता, मुझे एग्जाम में करना होता, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं टीचर हूँ यार, अभी सिखा रहा हूँ। यही क्वेश्चन अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं इतना थोड़ी बोलता, मनी मन कुछ पढ़ता और बस फार्मूला लगाता, मतलब फार्मूला मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन करता, एंड आई कुड हैव गॉट द आंसर। इजी, बट पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो समझ रहे होंगे, हाँ देखो काम आ रही हैं चीज़ें। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जेईई मेन अक्सर पूछता है, आसान भी तो आते हैं, ये डैम इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल होता है ये, कि बस कंपेयर करवा लिया कि कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीजिंग बताना है, ये थोड़ा चेक कर लिया करो कि क्या पूछ रहे हैं। सल्फर का तो ज़रा पहले ही ऑप्शन देखो, H2S2O7 +6 में है, Na2S4O6 +2.5 में है, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जो भी आयोडीन का एस्टिमेशन करते हैं हाइपो सॉल्यूशन से, तो वो प्रोडक्ट बनता है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट +2.5 में, यह है हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर जेईई एडवांस्ड, बट अपने आप में ये एक मल्टीपल यूजेस वाला कंपाउंड है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है, डी ब्लॉक के अंदर ये अच्छे से बताया जाता है। जेईई एडवांस ने पहले इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेन में भी आ सकता है। तो ये आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एसिड में तो सल्फर 0 है, यही आंसर सही है यार, आंसर इज ए, आंसर इज ए। अच्छा बाकी देख लो, SO2+ मतलब सल्फर +4 में हो गया, यहाँ +6 में हो गया, तो ये ग्रेटर देन थोड़ी है, तो गलत हो गया, सब गलती हैं, आप खुद चेक लो, मैंने चेक नहीं करे, मतलब एक आ गया, चूँकि सिंगल करेक्ट होते हैं ना, तो फिर बस कर दो आप। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान होते हैं। अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल है ये वाला, इसमें फंसते हैं बच्चे, जैसे ये H2S2O8 है, इसे बोलते हैं हम मार्शल्स एसिड।
अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ो, चाहे पी ब्लॉक में जब हम ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होती है। और क्या, एस डबल बॉन्ड ओ ओ, ये है इसकी स्ट्रक्चर, और ये परऑक्सी बॉन्ड है। और ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 है। प्लस, हालांकि फॉर्मूले सॉल्व करो तो ये प्लस 16 7 टाइप आ जाता है, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो +6 ही है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन +6 है, ध्यान रखना। और सल्फर का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम +6 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं। नोट भी करते चलिए साथ के साथ। हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द K2CrO4 व्हेन इट रिएक्ट्स विद द सिल्वर नाइट्रेट टू गिव सिल्वर ऑक्सीलेट इज। हाँ देखो, ये एक तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है आयन एक्सचेंज की। तो K2CrO4 प्लस AgNO3 अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट बन गया Ag2CrO4। एक तरीके से दो आयन रिप्लेस हुए हैं। ऐसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट बन जाता है और साथ में बन जाएगा कुछ जो भी आयन बन गया पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस। दो आयनों का चेंज हुआ है तो वैलेंसी फैक्टर इसका भी 4, इसका भी 2 और वैलेंसी फैक्टर इसका भी 2। जितने आयन चेंज हुए हैं उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट था, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा, क्योंकि एक ही आयन चेंज हो रहा है बस। सिल्वर आयन इज रिप्लेस्ड प्लस बाई K+, तो एक ही आयन चेंज हुआ तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो फिर इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, E = मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, तो आंसर इज m/2, दिस वन। So this is how you calculate the valency factor of silver chromate as m/2। सिल्वर क्रोमेट एक रेड कलर का पीपीटी होता है, टेस्टिंग में काम आता है सिल्वर आयन की भी और क्रोमेट आयन की भी। क्वालिटेटिव एनालिसिस में दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव एनालिसिस तो जेई मेन में भी होता है जो आपके लैब मैनुअल में है। नोट कर लें, अच्छा सवाल है वैसे। अटकते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे अटकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझ नहीं आता उनको कि कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया। जितने आयन एक्सचेंज हो रहे हैं बस उतना, जितना चार्ज एक्सचेंज हो रहा है उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट कंपाउंड। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा धोखा देने वाला है। धोखा कैसे? H2O2 डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू H2O। देखो, H2O और O2 में डिस्प्रपोर्शनेट होगा, ठीक है। इसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें? एक फॉर्मूला होता है वैलेंसी फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, जहाँ पर N1 N2 आर द वैलेंसी फैक्टर इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऐसे में दो बार लिख लो H2O2 को, एक बार H2O में पहुँचाओ, एक बार O2 में पहुँचाओ। मान लो ये तो पहुँचा दिया O2 में, ये पहुँचा दिया H2O में। -1 से -2 पहुँचाया, -1 से 0 पहुँचाया, -1 से -2 गया, 1 का चेंज पर ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन बैठे हैं, तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 2। N1 = 2। यहाँ आओ, -1 से कहाँ पहुँचाया? 0 में। पर ऑक्सीजन कितने का चेंज? 1 का। कितने ऑक्सीजन बैठे छुपे हुए हैं? 2 पर मॉलिक्यूल, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ भी कितना हुआ? 2 हुआ। ये N2 आ गया 2। तो ऐसे में H2O2 का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इन दैट केस वुड बी इक्वल टू N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 1। पर ध्यान दो, ये केवल डिस्प्रपोर्शनेशन में है, ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में ये काम नहीं करेगा।
whenever H2O2 reacts with any oxidizing agent or any other reducing agent, then its valency factor is always 2. गड़बड़ मत करना, ये तो क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दिया, बच्चों को ये ना पता हो और ये क्वेश्चन तो हो सकता है कि ना भी आए, बट मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन लिया है कि डिसप्रोपोर्शनेशन वैलेंसी फैक्टर H2O2 का अलग होता है और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता है तो वैलेंसी फैक्टर अलग होता है। जैसे ये समझो, H2O2 की रिएक्शन अगर KMnO4 से करवा रहे हैं हम एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये H2O2 को O2 में ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 है H2O2 का। यही H2O2 अगर मान लो SnCl2 से रिएक्शन कर रहा है, Sn+2 से +4 में चला जाएगा और ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस होगा, तो वाटर में रिड्यूस हुआ। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब भी इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो whenever H2O2 reacts with any oxidizing agent or reducing agent, its valency factor is 2. But whenever it undergoes disproportionation, अपने आप ही अंदर निपट लिया ये disproportionation, मतलब खुद ही खुद, तो वैलेंसी फैक्टर इज 1। तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर 32 नहीं 34 H2O2, मतलब 16 दूनी 32 और 2 34 अपॉन 1, 34 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 34। यही आंसर है। इसमें तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने दोनों बातें बताई यहाँ पर। किसी सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो कुछ अलग हो सकता है, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स वैलेंसी फैक्टर कुड बी डिफरेंट एंड ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट इन केस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बढ़िया पॉइंट है, हालांकि जिन बच्चों को आता होगा वो मुस्कुरा देंगे एक बार और आगे बढ़ेंगे कि हाँ रिवाइज हो गया, सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बतला दिया, और जिनको नहीं तो वो समझ लें मैंने पूरी बात यहां समझा दी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 10% W/V of H2SO4 solution and 10% W/V NaOH solution are mixed, ठीक है। The nature of the resulting solution will be neutral, acidic, basic। ये क्वेश्चन में गुणा भाग ना करवा रहे हैं। ऑब्वियसली एक H2SO4 है और दूसरा NaOH है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी। ये चाह रहे हैं कि बच्चा बस ये बता पाए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट और कौन एक्सेस में बचा। जो एक्सेस रिएजेंट है या रिएक्टेंट है वही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन फाइनली एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार डिफरेंट कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, और इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। वो क्वेश्चन और ये ऑप्शंस वन एंड द सेम थिंग। जरा देखें क्वेश्चन को। ऑब्वियसली H2SO4 की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। H2SO4 रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ 2 ले लो तो यहाँ 2H2O। यही हुई रिएक्शन, एक्वस मीडिया में है, एक्वस मीडिया में रिएक्शन करते हैं ये। अच्छा, H2SO4 कितना इक्वल वॉल्यूम, मान लो VmL है, 100 ml में 10 ग्राम है, तो VmL में कितना हो गया 10/100, इतने ग्राम अपॉन 98, ये बन गए मोल। तो कितने 0.1 V बल्कि अपॉन 98 मोल्स। चलो यहाँ भी आओ, NaOH VmL सेम वॉल्यूम लिया है इंटू परसेंटेज W/V 10% है, तो मतलब इसका 10% का मतलब 10/100। ये मास हुआ NaOH का अपॉन मोलर मास 40, इतने मोल है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, 40 हो गया। 40 से डिवाइड कर दो तो 0.1 V अपॉन 40 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 0.1 V अपॉन 98 से दुगना चाहिए। दुगना मतलब 0.1 V अपॉन 49, और है कितना 0.1 V अपॉन 40। 0.1 V अपॉन 40 इज मोर देन 0.1 V अपॉन 49। ये एक्सेस है, तो इसका मतलब H2SO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब H2SO4 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, और H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट है, NaOH एक्सेस में है, फाइनल सॉल्यूशन विल बी बेसिक।
वायलेशन बेसिक है तो इसका मतलब आंसर इज सी। तो आंसर इज सी। नहीं, इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल में नहीं है। लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है, चेक करना होगा कौन बच जाएगा, कौन पूरा खर्च होगा, एंड अकॉर्डिंगली वो ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी। नोट कर रहे हैं तो नोट भी करते चलें। हालांकि PDF मेक अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। हाँ भाई, द नेक्स्ट वन। अच्छा है ये क्वेश्चन, मतलब बच्चे अटकते हैं सवाल में। यही क्वेश्चन अगर टेस्टों में पूछ लो तो बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, उन्हें पता भी होता है हो जाएगा, हो रहा है, समहाउ कर लूँगा, पता है कैसे करते हैं, हो नहीं पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में, अक्सर ऐसा होता है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। सुनो क्वेश्चन को, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज अमोनिया। एक तो इस क्वेश्चन में एजम्पशन लेना पड़ेगा कि व्हेनेवर किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर गैस मिला रहे हैं और फाइनली डेंसिटी वगैरह का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है तो वी हैव टू एज्यूम दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में ये यूज आएगा। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज अमोनिया एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड into 30 ml H2SO4, नॉर्मल H2SO4। NH2SO4 का मतलब वन नॉर्मल H2SO4, नॉर्मेलिटी उसकी वन नॉर्मल है। इसकी रिएक्शन अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम सल्फेट बनेगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये 30 ml, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए इंटू 1N, इतने मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना था। अमोनिया कितना मिलाया, व्हाट वॉल्यूम, मान लो VmL अपॉन V ml मतलब 10⁻³ लीटर हो गया। अब ये लीटर अपॉन 22.7 ले लो, 22.7 होता है लगभग मोलर वॉल्यूम। वैसे तो 22.4 भी लेके क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, बट एक्चुअली होता 22.7 ही है, तो 22.7 ही लो। तो ये इतने लीटर अपॉन ये मोल्स, मगर मिली मोल बनाने हैं ना हमें, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स हैं। तो VmL तो 10⁻³ में लीटर में हो गया अपन 22.4, तो ये मोल्स हो गए इंटू 10⁻³। अब हो गए मिली इंटू वैलेंसी फैक्टर 1। अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 है। H2SO तो 1 की जरूरत ही नहीं है यहाँ, तो ये तो 30 क्या दिए हुए हैं। हाँ, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बट यहाँ वैलेंसी फैक्टर है, ये 1 इज द वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ अमोनिया इज 1। सर यहाँ वैलेंसी फैक्टर क्यों ना लिया आपने H2SO4 का? अरे क्यों लें, नॉर्मेलिटी दी हुई है मेरे भैया, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ वैलेंसी फैक्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मोलरिटी आई है या मोल्स आए हैं, मोल्स इंटू दिस वन। तो कितना हो गया V/22.7 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, रिएक्शन करी, फाइनली एसिड की स्ट्रेंथ घट के 0.2N रह गई, तो इसका मतलब 30 × 1 मिली इक्विवेलेंट्स थे और कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स V/22.7 घट गए, इतने मिली इक्विवेलेंट्स बचे अपॉन फाइनल वॉल्यूम 30 ml मानना है, इज द न्यू नॉर्मेलिटी विच इज गिवन एज 0.2 नॉर्मल। इतने मिलीग्राम इक्विवेलेंट थे, इतने खर्च करवा दिए अमोनिया ने, इतने बचे हैं अपॉन वॉल्यूम इज द न्यू नॉर्मेलिटी। दैट्स इट, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। कैसे? 30 - V/22.7 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, तो V/22.7 इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो 24 × 22.7, 24 दूनी 48, 480 और 24 25 दिया 75, 70 ml और आइडिया से मतलब कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो 24 दूनी 48, 480 और 70, 550 ml के आसपास कौन सा 550, 540, बेस्ट आंसर ए, यही ले लो। 537.6 लिख दूंगा मैं, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है, 22.4 लेना है या 22.7। मैं तो करेक्ट बता लूँगा 22.7, बट चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 ऑप्शंस में ऑब्वियसली अगर मेरा आंसर
530 भी आ गया, तो 530 इज क्लोजेस्ट टू विच वन ऑफ द 4 गिवन आंसर्स? ऑब्वियसली ए, तो आंसर इज ए। अगेन इट्स ए गुड क्वेश्चन फॉर जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा सवाल है। ये वो टफर साइड वाले क्वेश्चन में चला जाएगा, है आसानी मगर जाएगा टफर साइड वालों में ही, क्योंकि बच्चे कई बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेशन करने में और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में थोड़ा कई बार अटकते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हाँ ये देखो, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अमोनिया एंड N2 आर X1 एंड X3। देखो ये रिएक्शन ऐसे दी हुई है, N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। मोलर मासेस ऑफ NH3 कितना है? X1 एंड N2 आर X2। इन दिस रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट आर Y1 और Y2 है। N2 के क्या रहेंगे? ये Y2 है, तो Y माइनस Y2 क्या होगा? अरे तो आसान है भाई, 0 से प्लस -3 में गया और 0 से +1 में गया। तो नाइट्रोजन 0 से -3 पर नाइट्रोजन 3 का चेंज, 2 नाइट्रोजन है तो टोटल चेंज 6 का है, तो वैलेंसी फैक्टर 6 हुआ। अमोनिया में -3 है, नाइट्रोजन आया कहाँ से? 0 से आया, तो चेंज कितना पर नाइट्रोजन? 3 का, और एक ही नाइट्रोजन है अमोनिया में, तो वैलेंसी फैक्टर 3 है। इस 2 का कोई रोल ना है ना, बैलेंसिंग की तो जरूरत ही नहीं होती वैलेंसी फैक्टर में। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यही तो फायदा है ओवर मोल कॉन्सेप्ट, दैट मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन को बैलेंस करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। मान लो X2 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना? 6 और Y2 और Y1 अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट X1, वैसे 17 होता है अपॉन, बट ठीक है, X1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 3। क्या पूछा है? Y1 माइनस Y2 इज इक्वल टू कितना? Y1 माइनस Y2 मतलब X1 अपॉन 3 माइनस X2 अपॉन 6, तो कितना हो गया? 6 ले लिया तो 2x1 माइनस x2 अपॉन 6, यही आंसर होना चाहिए। 2x1 माइनस x2 अपॉन 6, ए शुड बी द राइट आंसर। ए शुड बी द राइट आंसर। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस, हमने कुछ 17-18 क्वेश्चंस यहाँ ले लिए। मेरे ख्याल से हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने जितना मेरे से हो सकता था, आई हैव ट्राइड टू जस्टिफाई टू कवर ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। हालांकि चैप्टर ये एक ही है, अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भाई बहन ही है ये। अब ये मत पूछो सर इसमें से भाई कौन बहन कौन, हट। तो आई हैव ट्राइड टू जस्टिफाइड दैट एवरी सब पार्ट इज कवर्ड अप in the theory session, theory brush up taken earlier and this practice session of the questions। बाकी आप अच्छे से पढ़ें, आपके पास जो आपको DPPs मिल रही हैं, प्रैक्टिस DPPs, उनको भी सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो आपके लिए अवेलेबल है, डाउट सेशंस भी अवेलेबल हैं, लाइव डाउट, एंड आप पूछ भी सकते हो कई प्लेटफॉर्म के थ्रू, और पूरा फ़ायदा उठाएं इस प्रोग्राम का, अच्छे से इन्वॉल्व करें, और सारा पूरा जो ये 50 सेशंस का प्रोग्राम है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं एंड सी हाउ फिनोमिनल बेनिफिट यू get in your confidence and in your knowledge. That's it for now.